नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। कई महीनों के नेगेटिव फ्लो के बाद आखिरकार लार्ज कैप फंड में फिर से निवेश आ रहा है। आज हम बताएंगे लार्ज कैप फंड का पोर्टफोलियो में होना क्यों है जरूरी, क्या है लार्ज कैप में इंडेक्स फंड में निवेश के फायदे और लार्ज कैप फंड चुनने से पहले क्या रखें ध्यान। इसी पर रहने वाली आज हमारी खास चर्चा। हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं दो खास एक्सपर्ट्स, सुमित अग्रवाल, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बंधन म्यूचुअल फंड, और प्रवीण बाजपेयी, फाउंडर फिनफिक्स। सुमित और प्रवीण, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। लार्ज कैप पर कुछ खास फोकस आज हम रखने वाले हैं, वो इसलिए भी क्योंकि पिछले कुछ समय का अगर हम प्रदर्शन देखें पर्टिकुलरली इस कैटेगरी में, तो लगभग 2023 का पूरा साल ही हम समझे लार्ज कैप से सिर्फ पैसा निकला है। तकरीबन 2687 करोड़ रुपए का आउटफ्लो लार्ज कैप कैटेगरी से हुआ है और मई से सितंबर ये कुछ महीने रहे हैं लगातार लार्ज कैप फंड से पैसे निकले हैं। पिछले कुछ 2 ही महीने हुए हैं जब हमने लार्ज कैप में फिर से निवेश आता देखा है। जो पूरा साल रहा है, सुमित आपसे अगर हम पूछे लार्ज कैप से पैसा निकलना और अब फिर से 2 महीने में थोड़ा थोड़ा निवेश फिर से आना, इस ट्रेंड को कैसे समझे हम? थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही वैलिड ऑब्जर्वेशन है कि लार्ज कैप फंड में से काफी हद तक पैसा निकला है। देखिए, इसका बेसिक रीजन ये है दैट इस साल में करीब अप्रैल ऑनवर्ड्स जो मिड एंड स्मॉल कैप में तेजी आई है वो काफी एक तरफा तेजी रही है। सो YTD कैलेंडर रिटर्न्स की बात करें तो जहां निफ्टी ने करीब 17-18% का रिटर्न दिया है, वहीं मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स ने एज ऑन डेट रफली 42% मिड कैप इंडेक्स का रिटर्न है और स्मॉल कैप इंडेक्स का भी करीब 50% तक का रिटर्न यही कैलेंडर ईयर में आ गया है। स्वाभाविक सी बात है, जब ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि जहां रिटर्न आते हैं पैसा वहां जाता है नियर टर्म में। और इंडिया में आप जानते हैं कि एक SIP बुक का जो कल्चर म्यूचुअल फंड सही की कैंपेन से जो चालू हुआ है, करीब हम महीने की 17,000 करोड़ की SIP बुक एट इंडस्ट्री लेवल है, तो काफी पैसा मिड एंड स्मॉल कैप में रिटर्न को चेस करने के कारण गया है। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगा कि अगर हम देखें जो 3 गुना का डिफरेंस यानी कि 17% करीब निफ्टी में और करीब 40 से 50% का मिड एंड स्मॉल कैप में जो कैलेंडर का रिटर्न का डिफरेंस है, इतना वाइड डिफरेंस पिछले 10-15 सालों में कभी नहीं रहा है कैलेंडर रिटर्न में। तो जनरली ऐसे वाइड डिफरेंस जब होते हैं, हिस्टोरिकली थोड़ा मीन रिवर्जन होता है, प्रॉफिट बुकिंग होता है मिड स्मॉल कैप में और पैसा लार्ज कैप में मूव होता है। साइकोलॉजिकली इन द शॉर्ट टर्म थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि जो चीज ऊपर जा रही है उसमें से पैसा कैसे निकाला जाए और जो चीज शायद इतना अच्छा रिटर्न नहीं है उसमें पैसा कैसे एलोकेट किया जाए। लेकिन इन द लॉन्ग रन हमने देखा है कि पैसे बनाने के लिए आप कम वैल्यूएशन लेवल्स पे पैसा लगाइए और ऊंचे वैल्यूएशन लेवल्स पे पैसा निकालिए। इन द लॉन्ग रन ये वेल्थ क्रिएट करता है। सो इसी के नजरिए मुझे लगता है कि आने वाला साल 2024 करीब लार्ज कैप सेगमेंट के लिए एक बहुत ही प्रॉमिसिंग साल रह सकता है, बिकॉज ये सेक्टर थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है और शायद यही कारणवश है कि थोड़ा बहुत इसमें रिवर्सल भी हम देखने को मिल रहा है और धीरे धीरे ये फ्लोज में भी नजर आना चाहिए। बिल्कुल प्रवीण, जैसा सुमित ने भी बताया कि जहां पर रिटर्न आ रहा है वहीं पर निवेश भी आया, तो ये जो रिटर्न चेज करके निवेश करने का जो ट्रेंड हमने 2023 में देखा है, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में, जिसमें लार्ज कैप थोड़ा पिछड़ता हुआ हमें नजर आया, लेकिन अब जैसे सुमित बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में क्योंकि स्कोप बहुत ज्यादा है तो इसलिए हम एक अच्छा निवेश लार्ज कैप स्पेस में जरूर देखेंगे। पर ये जो ट्रेंड है निवेशकों का, क्या ये एक हेल्दी ट्रेंड हम इसे मान सकते हैं एक पोर्टफोलियो में जहां पर एक लार्ज कैप की स्टेबिलिटी भी जरूरत होती है, अपार्ट फ्रॉम अट्रैक्टिव रिटर्न्स फ्रॉम लार्ज ये मिड एंड स्मॉल कैप, वो एक बैलेंस होना बेहद जरूरी है? बिल्कुल स्वाति जी, सुमित जी ने ऑलरेडी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जो आप बात बोल रहे हैं वो बहुत ही वैलिड है कि आप रिसेंसी बायस में पढ़कर कई बार निवेशक क्या करते हैं कि आप चेज करना शुरू कर देते हैं रिटर्न्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि रिस्क रिवॉर्ड डायनामिक्स क्या है उस कैटेगरी की। और अगर हम लार्ज कैप के अलावा जो हमारा मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट है जिसने इतनी ज्यादा तेजी दिखाई है, तो एक डेफिनेटली बहुत इंटाइसिंग अपॉर्चुनिटी वहां इन्वेस्टर्स के लिए रही है और स्वाभाविक है कि रिसेंसी बायस के चलते ज्यादा पैसा वहां गया है।
बट फ्रॉम अ पोर्टफोलियो अगर हम एलोकेशन और एक क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो डेफिनेटली ये सही नहीं है, क्योंकि आपके पास जो लार्ज कैप्स हैं वो एक तरीके से आपके पोर्टफोलियो का कोर स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो नींव है आपके पोर्टफोलियो की, और उसके ऊपर चल के आपके पास स्मॉल कैप और मिड कैप्स और बाकी सारी कैटेगरीज बिल्डअप होनी चाहिए। तो फ्रॉम अ पोर्टफोलियो एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखते हैं निवेशकों के, और हमारे सामने आते भी हैं स्वाति जी, जहाँ पे लोगों के पास स्मॉल कैप 2-3 भी होते हैं, कई बार लार्ज कैप फंड होता ही नहीं है, कोई मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप साथ में होता है, तो आई थिंक वो गलत अप्रोच है, बिकॉज हम छोटे एक टाइम पीरियड के रिटर्न्स को देख के यानी कि पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें स्टेबिलिटी भी चाहिए, हमें अपने पोर्टफोलियो में रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्रिएशन करना है, और हमें अपनी जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज है उनको अंडरमाइन नहीं करना है। इस साल अगर हम देखें जो निफ्टी की सबसे बड़ी कंपनीज है, जैसे एचडीएफसी हो गई, रिलायंस हो गई, इन्फोसिस हो गई, इनके सिंगल डिजिट में ईयर टू डेट रिटर्न्स हैं। तो कभी कभी निवेशकों को वो थोड़ा बोरिंग लगने लगता है कि ये तो ठीक है, ज्यादा मूवमेंट नहीं है, रिटर्न्स हमारे दूसरी जगह बन रहे हैं। बट आई थिंक फ्रॉम एन एसेट एलोकेशन विद इन द इक्विटी स्पेस वो अप्रोच गलत है, और लार्ज कैप्स का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है किसी भी निवेशक के पोर्टफोलियो में, राइट फ्रॉम द बिगिनर टू अ वेटरन एंड अ सीजन्ड इन्वेस्टर। बिल्कुल। सुमित, जब एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बात होती है, जब हम जो कहते हैं कि लंबी अवधि का निवेश, लंबी रेस का निवेश, या कोई कहता है कि मुझे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है, उसमें लार्ज कैप का कितना बड़ा रोल होता है? क्योंकि यूजुअली लार्ज कैप में क्योंकि स्टेबिलिटी होती है, लॉन्गर टर्म में जो मार्केट के जो सिक्लिकल उतार चढ़ाव है उसको झेलने में लार्ज कैप फंड काफी ज्यादा सक्षम होते हैं। तो अगर मानिए किसी को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है तो उनके लिए एक लार्ज कैप में एक्सपोजर लेना, फिर एक मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर, उसका एलोकेशन किस तरीके से डिसाइड करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो जो आपने कही लार्ज कैप इंपॉर्टेंट क्यों है, थोड़ा हमने समझा बहुत डिटेल में, लेकिन देखिए इंडिया में करीब 5 से 6 हजार लिस्टेड कंपनीज हैं, उसमें से तकरीबन ऑन एन एवरेज आई वुड से 1000+ कंपनीज हैं जो एक्टिवली ट्रेड होती हैं। लेकिन अगर आप ये सारी कंपनीज का एक 5, 10, 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो स्मॉल कैप से कंपनी का मिड कैप बनना, मिड कैप से कंपनी का लार्ज कैप बनना, ये बहुत ही मुश्किल सफर रहता है। तो मैं बोलूंगा बहुत मोर्टेलिटी रेट जिसको हम कहते हैं वो बहुत ही हाई होता है स्मॉल कैप पे और मिड कैप में। तो करीब करीब कुछ ही कंपनीज होती हैं जो सक्सेसफुली ऊपर की ओर माइग्रेट हो जाती है। तो टेक्निकली जो उभर कर आया है तकलीफों से जूझ कर, मतलब वो कंपनी में वाकई कुछ अच्छी चीज है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन स्ट्रांग है, और उन्होंने जैसे आपने कहा सिक्लिकल उतार चढ़ाव देखे हुए हैं। दैट इज द एडवांटेज ऑफ लार्ज कैप। तो जैसे सेबी डिफाइन करते हैं आज की तारीख में, देयर इज अ लिस्ट की टॉप 100 कंपनीज आर जनरली लार्ज कैप कंपनीज। तो ये एक मैं बोलूंगा मजे हुए कलाकार जिसे बोला जाता है कि जो उन्होंने उतार चढ़ाव देखे हुए हैं। तो ऐसी कंपनीज के साथ में जब आप एक लार्ज कैप फंड के थ्रू एलोकेट करते हैं ओवर अ लॉन्ग रन, जनरली आपके ड्रॉडाउन्स कम होते हैं। मतलब मान लीजिए अगर भगवान न करे लेकिन अगर कोई साल खराब हो जाता है, जैसे 2008 हुआ या 2020 हुआ, हम ऐसा पाया गया दैट लार्ज कैप फंड या लार्ज कैप स्टॉक जनरली मिड एंड स्मॉल कैप से काफी कम गिरते हैं, जैसे हम ड्रॉडाउन बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। तो जहां लार्ज कैप मान लीजिए ऑन एन एवरेज 10 से 15% शायद गिर सकते हैं, मिड एंड स्मॉल कैप करीब उससे 2 से 3 गुना तक गिरे हैं इन अ बैड ईयर। सो इसीलिए अगर एक लंबी अवधि के लिए एक इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो तैयार कर रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि ऑब्वियसली फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैव मच बेटर व्यू ऑफ उनके क्लाइंट्स के लिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है ऑन एन एवरेज रफली 2/3 ऑफ द पोर्टफोलियो, डिपेंडिंग ऑन आपका एज प्रोफाइल क्या है, आपके दूसरे कैपिटल एलोकेशंस क्या है, रफली 2/3 ऑफ द पोर्टफोलियो लार्ज कैप में होना चाहिए एंड रिमेनिंग आप मिड एंड स्मॉल कैप में रख सकते हैं। और डिपेंडिंग ऑन द अपॉर्चुनिटी, मान लीजिए कुछ ऐसा समय आता है जैसे 2020 हो गया है, 2008 हो गया, जहां मिड एंड स्मॉल कैप भी बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं और वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो, वहां आप थोड़ा टैक्टिकल एलोकेशन चेंज कर सकते हैं, तकरीबन 5 से 10% के बीच में। बट जनरली मैं बोलूंगा कम से कम 50 to 65% पोर्टफोलियो अगर लार्ज कैप में रहे तो लंबी अवधि में एक पोर्टफोलियो को अच्छी खासी स्टेबिलिटी देता है और एक स्टेडी रिटर्न ट्रेजेक्टरी प्रोवाइड करता है। ओके, तो 60 to 65 या 2/3 जो एक्सपोजर है पोर्टफोलियो का वो लार्ज कैप में लंबी अवधि के लिए एक सही स्ट्रैटेजी माना जाता है।
सुमित की ऑब्जर्वेशन है। इसमें भी प्रबलीन लार्ज कैप में इन्वेस्ट, क्योंकि लार्ज कैप का यूनिवर्स इतना बड़ा है, ना सिर्फ एक्टिव बल्कि पैसिव स्ट्रैटेजी भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आती है। ये जो पैसिव स्ट्रैटेजी है शायद उतनी पॉपुलर स्मॉल कैप और मिड कैप में नहीं है जितनी लार्ज कैप में इंडेक्स फंड के थ्रू काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और लोग शामिल भी करते हैं। एक्टिव से शुरू करें तो लार्ज कैप में एक्टिव का यूनिवर्स कितना बड़ा है और पैसिव में क्या क्या ऑप्शंस हैं अभी? जी, एक्टिव फंड्स को अगर हम सेबी की डेफिनेशन से देखें स्वाति जी, तो किसी भी लार्ज कैप एक्टिव फंड को अपना 80% पैसा फर्स्ट से लेके 100 स्टॉक्स जो हम लार्ज कैप स्टॉक्स बोलते हैं उनमें लगाना है, और जो बाकी का 20% उनके पास एक फ्रीडम रहती है कि चाहे वो मिड कैप में लगाएं, स्मॉल कैप में लगाएं या थोड़ा कैश कॉल्स लेना चाहते हैं, बट 80% हमेशा आपका लार्ज कैप फंड्स में होना चाहिए। और हमारे पास इस टाइम पे करीबन 30 एक्टिव लार्ज कैप फंड्स हैं जो इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल हैं। एंड ये जो एक सेगमेंट है यहाँ हम देख रहे हैं, जब से 2017 में जब रिकैटेगराइजेशन आई थी तब से हमने एक डिफरेंस देखा है, बिकॉज जो एक यूनिवर्स है बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली अब डिफाइन कर दी गया है कि आप लार्ज कैप स्टॉक्स कौन से हैं, टॉप 100 हैं। तो हमने थोड़ा सा ये ट्रेंड देखा है कि जो लार्ज कैप एक्टिव फंड्स हैं वो अपने बेंचमार्क को उतना नीटली सारे बीट नहीं कर पाते हैं, एंड इसी के चलते आई थिंक पैसिव्स का प्रचलन डेफिनेटली इंडिया में बढ़ रहा है, जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज में ऑलरेडी ट्रेंड है। डेवलप्ड कंट्रीज में स्पेशली लार्ज कैप स्पेस में जो पैसिव स्ट्रैटेजीज हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इंडिया में जो पॉपुलर सेगमेंट्स हैं जो निवेशकों के लिए अवेलेबल है वो है मार्केट कैप बेस्ड इंडिसेस, जैसे निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, निफ्टी 100 हो गया, सेंसेक्स 30 हो गया। ये हमारे मार्केट कैप बेस्ड इंडेक्स हैं जो अवेलेबल हैं, जहां पे जितनी बड़ी कंपनी है अपने मार्केट कैप के बेसिस पे उसको उतना ही ज्यादा वेटेज मिलता है। और ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी हो गई, समझने में आसान है स्पेशली फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए। और यहाँ पे आप किसी तरीके का चेजिंग और आपको वो कभी भी फोमो नहीं होगा कि मैं बेस्ट फंड में हूँ या मैं वर्स्ट परफॉर्मर में हूँ। तो जो इंडेक्स स्ट्रैटेजी है वो बहुत एक सिंपल तरीका हो गया लार्ज कैप्स को एक्सपोजर लेने का। बट इसके अलावा हमारे पास थोड़े से स्ट्रैटेजी इंडिसेस भी हैं जो डिफरेंट फंड हाउसेस लेके आए हैं। इनमें पहला है निफ्टी 50 इक्वल वेट स्ट्रैटेजी, जहां पे हम सारी 50 कंपनियों को इक्वल प्रोपोर्शन में 2% का वेटेज देते हैं। फिर हमारे पास हो गया निफ्टी 100 इक्वल वेट, जहां पे सारी ये 100 कंपनियां जो है लार्ज कैप में उनको सेम वेटेज मिलता है। इसके अलावा उन निवेशकों के लिए जहां पे वो चाहते हैं कि उनका वोलेटिलिटी कम हो पोर्टफोलियो में, वहां पे निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स भी अवेलेबल है। यहाँ पे उन कंपनियों का चुनाव किया जाता है जिनमें उतार चढ़ाव कम है, और यहाँ पे हमें एफएमसीजी जैसी कंपनियों में वेटेज ज्यादा दिखेगा एज कम्पेयर टू निफ्टी 50, जहाँ पे हम फाइनेंशियल सर्विसेज एंड बैंकिंग को ज्यादा देखते हैं। और इसके अलावा है निफ्टी 100 क्वालिटी 30 इंडेक्स। तो यहाँ पे स्वाति जी क्वालिटी पे स्ट्रेस दिया जाता है, जहाँ पे हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, डेट इक्विटी रेशो है, जितनी कंपनीज का वो साउंड है वो सारे रेशोज उनका चुनाव करके स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। एंड जैसे हम एक्टिव लार्ज कैप फंड्स में 80% लार्ज कैप में रखते हैं और 20% हम उसके बाहर जा सकते हैं, वैसी इंडेक्सिंग में निफ्टी अल्फा 50 हो गया एंड निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा लार्ज कैप से ज्यादा कंपनियों में डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के द्वारा प्राइमरीली लार्ज कैप में बट हल्का मिड कैप का एक्सपोजर भी मिलता है। इनफैक्ट बंधन के भी काफी सारे इंडेक्स फंड्स है ऑलरेडी, मिराई के है, डीएसपी के, एडेलवाइस, निपॉन, काफी सारे फंड हाउसेस के थ्रू ये सारी स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है निवेशकों के लिए। बिल्कुल, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी चर्चा को जारी रखेंगे और जानेंगे कि लार्ज कैप अभी आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल क्यों करना चाहिए। लार्ज कैप पर खास चर्चा हम कर रहे हैं और हमारे साथ बंधन म्यूचुअल फंड से सुमित अग्रवाल, फिनफिक्स से प्रवीण बाजपेयी हैं। मैं सुमित आपसे जानना चाहती हूं, क्योंकि अभी चर्चा चल रही थी अलग अलग स्ट्रैटेजीज की, किसी एक पोर्टफोलियो में लार्ज कैप की एक्टिव वर्सेस पैसिव स्ट्रैटेजी, आप कौन से टाइम पे कैसी स्ट्रैटेजी सजेस्ट करेंगे अभी? देखिए, ये जैसे प्रबलीन ने बहुत ही अच्छे से बताया कि किस तरीके से डिफरेंट पैसिव स्ट्रैटेजीज इंडिया में अब धीरे धीरे अवेलेबल होने लगी हैं। लेकिन
देखिए, ये पैसिव स्ट्रैटेजी टेक्निकली एक फॉर्मूला के बेसिस पे जो कि या तो फ्री फ्लोट बेसिस पे हो सकता है या फिर कोई मोमेंटम या वोलेटिलिटी या क्वालिटी के फंडामेंटल कंप्यूटेशनल मैट्रिक्स के हिसाब से हो सकता है। एक्टिव स्ट्रैटेजी एक ऐसी स्ट्रैटेजीज होती है जहां पर फंडामेंटली फंड मैनेजर अपनी रिसर्च टीम के साथ में खुद रिसर्च करके और एक एक्टिव कॉल लेते हैं। ऑब्वियसली इनकी कॉस्टिंग थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द पैसिव फंड्स, बट देखिए लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट, वेल्थ क्रिएशन एंड इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट स्टॉक पिकिंग। अगर आप जितना अच्छे से स्टॉक पिकिंग कर सकते हैं, आप बाजार से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो जहां एक एक्टिव फंड में वो फंड मैनेजर मान लीजिए एक स्टॉक उसने आइडेंटिफाई किया है, वो शायद ज्यादा परसेंटेज वेटेज का पोजीशन लेगा, लेकिन एक इंडेक्स फंड में वो फंड उतना ही पोजीशन लेगा जितना कि इंडेक्स का वेट है। सो देयरफॉर उसका रिटर्न इंडेक्स के आसपास ही रहेगा, लेकिन एक एक्टिव फंड में इंडेक्स के रिटर्न से शायद ज्यादा रिटर्न रह सकता है। रही आपकी बात कि कौन से समय में कौन सा फंड स्टाइल बेहतर है, मैं कहूँगा हर पोर्टफोलियो में पैसिव के लिए भी जगह है और एक्टिव के लिए भी जगह रहती है, बिकॉज बहुत सारी स्ट्रैटेजीज पैसिव में ऐसी हैं जो शायद एक्टिव में अवेलेबल नहीं है, जैसे लो वोलेटिलिटी या मोमेंटम या अल्फा क्वालिटी, जैसा प्रवीण जी ने बताया। लेकिन जनरली अगर ब्रॉडर मार्केट ठीक करता है, यानी कि जो कि 2023 रहा है या फिर आने वाला साल भी मुझे लग रहा है ब्रॉडर मार्केट थोड़ा अच्छा करेगा, बिकॉज मैक्रो ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। ऐसे समय पे एक्टिव लार्ज कैप जनरली अच्छा करते हैं, बिकॉज ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ टॉप की 10-15 कंपनीज ही ठीक करें। तो लार्जर नंबर ऑफ कंपनीज अच्छा करती हैं, तो टेक्निकली फंड मैनेजर को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो स्टॉक पिकिंग करके एक एक्टिव पोर्टफोलियो बना सके, कंप्लाइंग विथ 80% लार्ज कैप फिलोसफी ऑफ कोर्स। बट वो 0 से 20 में या फिर इवन इन लार्ज कैप वो थोड़ी नीचे की कंपनीज भी ले सकता है। लेकिन मान लीजिए ऐसा मार्केट का फेज है जहां पे, जो कि सन 2018 में रहा था, शायद 2017 की जो मैसिव तेजी आई थी उसके बाद में, जहां से टॉप के 10 या 15 स्टॉक्स ने अच्छा किया था लेकिन ब्रॉड बेस्ड स्टॉक्स ने बहुत बेकार किया था। ऐसे समय में शायद इंडेक्स फंड्स जनरली आउट परफॉर्म करेंगे एक्टिव फंड्स को, बिकॉज टॉप के वेट्स ही अच्छा कर रहे हैं और नीचे ब्रॉडली एक जनरल मंदी छाई हुई रहती है। तो मैं कहूँगा ऐसा सिनारियो मुझे अगले 1-1.5 साल के लिए तो एटलीस्ट नहीं दिख रहा है। सो उस लॉजिक से अभी शायद एक्टिव लार्ज फंड्स में पैसा एलोकेट करना मेरे नजरिए से शायद समझदारी रहेगी। ऑब्वियसली इन्वेस्टर अपना खुद का सम एलोकेशन put in some passive also based on the investment advice that is getting from his advisor. एब्सोल्युटली। इनफैक्ट प्रबलीन, अभी जो हम पिछले कुछ समय से ट्रेंड देख रहे हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो इनफ्लो आया है लार्ज कैप के कंपैरिजन में बाकी जो कैटेगरीज हैं उनमें काफ़ी अच्छे निवेश आता हुआ हमने देखा है। उसमें से एक कैटेगरी फ्लेक्सी कैप है जो कि आज से लगभग 3 साल पहले ही बनी थी, और हमने ऑब्जर्व किया है कि मैक्सिमम जो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं उनमें लार्ज कैप का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट कई फंड्स में तो इवन अप टू 70-75% तक लार्ज कैप का एक्सपोजर है। तो क्या एक विकल्प के तौर पर लार्ज कैप में अगर आपको एक्सपोजर चाहिए प्लस ऑल्सो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहिए, फंड चाहिए, तो एक फ्लेक्सी कैप एक विकल्प बनता है लार्ज कैप का? एब्सोल्युटली स्वाति जी, आई थिंक जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, जितना हम एक मेजॉरिटी फंड्स का रुख देखते हैं तो वहां पे एक लार्ज कैप टिल्ट दिखाई देता है। एंड बिकॉज उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी डेफिनेटली होती है कि वो मिड कैप और स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटीज अगर अराइज करें वहां मूव कर सकते हैं, जो एक रेगुलर लार्ज कैप फंड के कंपैरिजन में ज्यादा अवेलेबल है। तो एक ओवरऑल पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको एक फंड डालना है आउट ऑफ लार्ज कैप एंड फ्लेक्सी कैप एक डिसेंट चॉइस हो सकती है, या आपके पास ऑलरेडी अगर फ्लेक्सी कैप है तो शायद आपको लार्ज कैप की जरूरत नहीं है, बिकॉज दोनों में वेटेज ज्यादा रहेगा लार्ज कैप्स का। एंड जिस तरीके से इन स्कीम्स को चलाया जा रहा है फ्लेक्सी कैप को, ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छा प्रॉक्सी निकल के आ रहा है फॉर द लार्ज कैप फंड्स। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उनको विदाउट रिस्ट्रिक्शन वो अपना लार्ज कैप कंपोनेंट पे मेंटेन करते हैं, बट अपॉर्चुनिटी आने पर उनके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है डेफिनेटली। एंड ये दोनों कैटेगरीज जो हैं ये किसी भी स्पेशली जो एक बिगिनर है
उसके पोर्टफोलियो के लिए बहुत अच्छी हैं, बिकॉज़ जैसे मैंने बोला कि एक नींव बनाती हैं। तो आपको शुरुआत में पिरामिड में नीचे बड़ी कंपनियों को सेट करना है, और अगर आप चाहते हैं कि वो मजबूत रहे, तो आपका जो फर्स्ट एलोकेशन है डेफिनेटली टुवर्ड्स लार्ज कैप स्पेस होना चाहिए। एंड बाकी जहां तक विद इन द लार्ज कैप स्पेस की बात है, मेरे ख्याल से स्वाति जी, बिकॉज ऑफ द डाइवर्जेंस इन द रिटर्न्स आल्सो, आई थिंक कहीं ना कहीं फ्लेक्सी कैप्स थोड़ा सा एक बेटर ऑप्शन निकल के आ सकते हैं, बिकॉज हमने काफी वाइड वेरिएशन देखी है बिटवीन द बेस्ट एंड द वर्स्ट परफॉर्मर्स। आई थिंक जो टू सम एक्सटेंट फ्लेक्सी कैप फंड्स उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को भी। बिल्कुल। सुमित, आखिरी सवाल होगा आपसे, और जानना जरूरी है, किसी को अभी एक लार्ज कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है, क्योंकि कई जो दर्शक है, निवेशक है, हमसे पूछते रहते हैं कि हमें किन फंड में निवेश करना चाहिए, या हमें एक अच्छा फंड बताइए। तो एक अच्छा लार्ज कैप फंड कैसे चुना जा सकता है? कौन से ऐसे पैरामीटर से क्राइटेरिया है जिसको देखकर एक अच्छा फंड का चुनाव करें? देखिए, जैसे प्रबलीन जी ने बताया कि जो लार्ज कैप फंड्स इंडेक्स फंड से अल्फा जनरेट कर सकते हैं नहीं, इसके बीच में एक डिवाइडेड ओपिनियन है। लेकिन टेक्निकली मैं कहूँगा, अगर आप एक फंड मैनेजर को असेस करिए कि वो बेंचमार्क से कितना अलग पोर्टफोलियो चला रहा है डिस्पाइट ऑफ बीन इन द बेंचमार्क। जैसे हम एक्टिव शेयर की बात करते हैं कि भाई जैसे हमारा खुद का फंड है, हम करीब 40 से 42% का हमारा एक्टिव शेयर है। सो अगर 80% भी हम लार्ज कैप को क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट अगर 40% पोर्टफोलियो का एक्टिव शेयर है, यानी कि बेंचमार्क से अलग है, इसका मतलब ये है कि अगर फंड मैनेजर्स के कॉल अच्छे गए तो शायद अल्फा जनरेट होगा, और अगर फंड मैनेजर कॉल बेकार गए क्योंकि 40% पोर्टफोलियो डिफरेंट है, वो शायद बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म करे। तो मैं कहूंगा, कोई भी फंड चूज करने के पहले आप एक ये सबसे पहले नजरिया रखिए कि फंड मैनेजर कितना रिस्क लेने को रेडी है, कितना एक्टिव शेयर रख रहा है, या फिर लार्जली वो बेंचमार्क अलाइंड होकर चल रहा है। नॉर्मली टेंडेंसी देखी गई है कि ज्यादा इधर उधर नहीं जाना है, बेंचमार्क के साथ चलिए। तो अगर आप बेंचमार्क के साथ चलेंगे तो मोटा मोटी बेंचमार्क के आसपास का ही रिटर्न आएगा। तो उस केस में फिर अगर आप 1 से 2% का एक्सपेंस रेशो रख रहे हैं लार्ज कैप में, तो मैं समझता हूँ वो वाजिब नहीं है। सो एटलीस्ट फंड मैनेजर को मौका दीजिए कि वो एक्टिव शेयर रख के अपना या तो परफॉर्मेंस दिखा सके, या फिर ऑब्वियसली अंडर परफॉर्मेंस भी आ सकता है अगर कॉल ठीक नहीं गए। सो एक्टिव शेयर इज वन सच थिंग। सेकेंडली, द क्वालिटी ऑफ कंपनीज दैट इज इन्वेस्टेड इन द लार्ज कैप फंड। पोर्टफोलियो में जब आप लुक थ्रू करते हैं तो आपको शायद ज्यादा बेहतर एनालिसिस होगा कि इसका स्टाइल क्वालिटी की तरफ है, या ग्रोथ की तरफ है, या फिर सिक्लिकल पोर्टफोलियो है, या फिर वैल्यू ओरिएंटेड पोर्टफोलियो है। और एक कंसिस्टेंसी देखने की कोशिश कीजिए। नॉर्मली ऐसा पाया जाता है कि हम सिर्फ नंबर वन, या देखिए आज की दुनिया DIY इन्वेस्टिंग की दुनिया है, हम सीधे कोई भी वेबसाइट पे जाके 1 ईयर 3 ईयर से सॉर्ट करके टॉप के 2-3 फंड ले लेते हैं। बट दैट इज नॉट द राइट थिंग, बिकॉज मार्केट हमेशा साइकिल में चलता है। ऐसा कभी नहीं पाया गया कि इस साल का विनर फंड अगले साल का भी विनर फंड हो, और अगले साल का विनर फंड वापस तीसरे साल विनर फंड हो। तो आप देखिए कि लंबी अवधि में अगर कोई फंड आपको जनरली Q1 से Q2 के बीच में अगर चल रहा है, तो दैट इन अ वे इज अ गुड फंड। टॉप परफॉर्मर्स को हमेशा चेस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हो सकता है जो पिछले साल के टॉप परफॉर्मर वो इस साल के लेगार्ड्स भी हो सकते हैं। हमने देखा था कैसे कुछ फंड हाउसेस या कुछ फंड स्टाइल्स वर डूइंग वेरी गुड अंटिल 2021, लेकिन बाद में एकदम से जब सिक्लिकल रैली आया तो वही स्टाइल नीचे चली गई, और वाइसा वर्सा भी ऐसा पाया गया है। So generally, active fund management style, good quality of the portfolio, stability of fund manager, strength of the investment team. I think all those are like they may sound boring लगेंगे, लेकिन actually that is what will make all the difference. बिल्कुल। तो कुछ बातों का ध्यान रखते हुए आप एक अच्छा लार्ज कैप फंड चुन सकते हैं। बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सुमित और प्रबलीन, आप दोनों का ही हमारे साथ आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही।